लास्ट क्लास में एक ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए आपको दिया था, जिसमें हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम बी टू सी, आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम सी टू डी, आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम डी टू ए। ये मेरे पास है पी एंड वी। ए से बी में हमें क्या करना है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। रिवर्स सोचें इसका, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होता है, बॉल्स लॉ है। सेम बॉल्स लॉ अप्लाई होगा। जब मैं प्रेशर कम करता चला जाऊंगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा ए से बी। दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बी से सी क्या किया है? आइसोबारिक कंप्रेशन। बी से सी नहीं, सॉरी, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम बी टू सी। आइसोबारिक कंप्रेशन तो सी से डी में किया है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए प्रेशर इंक्रीज करना है। ये किया जा सकता है। प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। फिर आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज, यहां से यहां पर आ गए। सी से डी आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम डी टू ए। डी से ए में आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, मतलब डी मैं यहां बिल्कुल ए के इस पॉइंट पर सेंड लिखूंगा। कर दिया था वो, मैं सो गया था थोड़ा। ये डी होगा, हम्म। ड्रॉप करेंगे प्रेशर। ओके ओके। ओके बाय। आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये एरो दिखाने जरूरी है, देखो, अदरवाइज ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई। हम ए से बी गए, इसका मतलब है ए प्रोसेस से बी पर आए। एरो इधर भी हो सकता है, बी से ए आने में कंप्रेशन हो सकता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन बी से ए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से बी। रिवर्स हो जाएगा, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें ये ध्यान से करना है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। ये सॉल्यूशन तो मैंने बताई दी आपको। इसका एप्लीकेशन की बात हो रही है। अगर हम एप्लीकेशन चेक करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हीट जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल पहले मैं बताकर फिर आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करूं। अगर किसी क्लोज सिस्टम में जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा है, मैं अंदर एक कोई रिएक्शन करता हूं, मान लो मैंने कार्बन लिया, साथ में उसको ऑक्सीजन से कंबशन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और भी हो सकता है, मान लो मैंने एल्केन लिया, हाइड्रोकार्बन CN H2N+2,
ऑक्सीजन लिया, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, इसको भी मैंने कवर कर दिया। और भी बहुत केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें गैसेस जनरेट होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। कंबशन जब हम करते हैं तो वाटर भी वेपर्स यानी गैसीय स्टेट में बनता है। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, जो पहले का वॉल्यूम था, यानी जब हमने रिएक्शन शुरू किया था तब का वॉल्यूम V1, और जब बाद में CO2 एंड H2O बन गया, बाद का वॉल्यूम ज्यादा हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या मैं कर सकता हूं, सोच सकता हूं, मान लो V1 था, V1 तो क्या था, वॉल्यूम किसका था, V1 CN H2N +2 + O2, इसका वॉल्यूम था V1, एंड बाद में जो बना CO2 बना, H2O बना, वेपर्स बने H2O के हाई टेम्परेचर पर, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम मान लो V2 था। अगर लेट पॉसिबिलिटी है, इफ V2 ग्रेटर देन V1, ऐसा अगर मान लो है, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड किया, अगर एक्सपेंड ये कर जाएगा, तब ये वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग अगर ये हो गया, तो ये वर्क किसने किया, ये इस केमिकल रिएक्शन के जरिए कोई वर्क हुआ। इस केमिकल रिएक्शन में जो गैसेस इवॉल्व हुई, उन्होंने ये वर्क किया। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट भी इवॉल्व होती है। मान लो ए से कोई बी बन गया, ए इज गिविंग यू बी प्लस हीट। इन केमिकल रिएक्शन में जिनमें हीट इवॉल्व होती है, तो वो यहां इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे। सिस्टम जो है, सिस्टम को बाहर से हीट मिल गई है, मींस उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हम ये बता सकते हैं कि किसी सिस्टम में जो गैसेस इवॉल्व होंगी, वो सिस्टम सराउंडिंग पर कितना वर्क कर पाएगा, इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मींस वर्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग, ये कैलकुलेट की जा सकती है। वर्क को P मल्टीप्लाइड बाय V मैंने कैसे लिख दिया, ये बड़ा एक सिंपल सा वे है। जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क को हम P मल्टीप्लाइड बाय V के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे अब मैं ये बता रहा हूं कि मैं वर्क को PV कैसे लिख रहा हूं, अभी तक तो मैंने ये इसकी एप्लीकेशन बताई। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कैसे लिख सकते हैं हम PV वर्क। जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर फोर्स एरिया होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा,
प्रेशर इनटू एरिया, ये बता सकते हैं हम। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर मैं किसी सिस्टम में इसको मूव करने के लिए, डाउनवर्ड मूव करने के लिए या अपवर्ड मूव करने के लिए एक्सपेंड किया, सपोज करते हैं मैंने इसको, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। पहले वॉल्यूम V2 था, V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। तो अगर मैं यहां इस पर्टिकुलर पिस्टन को, जब ये ओरिजिनल स्टेट में था, इसका पर्टिकुलर एरिया देख रहा हूं, एरिया चेक किया मैंने, इस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। वर्क कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जबकि फोर्स क्या है हमारा, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, वो है प्रेशर, एंड जो एरिया, ये एरिया जिस पर हमने एक्सर्ट किया फोर्स को, मल्टीप्लाइड बाय डी। डी क्या है? ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया। एरिया क्या है? इस पूरे का एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी को। भाई अगर मेरे पास एक क्यूब है, सिंपल सोचो, ऐसा क्यूब है सपोज करते हैं, मैं यहां इसको एरिया को काउंट करता हूं, इसका एरिया क्या हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं वॉल्यूम निकालना चाहूंगा अगर इसका, हाइट, तो एरिया मुझे पता है ये ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन का हुआ है, तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया, P मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। पहले V1 था, बाद में V2 हुआ, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? V2 माइनस V1। ये मैं बोलूंगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1 मीन्स डेल्टा V। ये वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर आ जाए। इसकी बात हो रही है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये बोला जा रहा है। तो किसी सिस्टम पर जो वर्क हुआ है या वर्क किया है सिस्टम ने, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेन एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। मेन एप्लीकेशन क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, मैकेनिकल वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सिस्टम पर। ये एप्लीकेशन कभी पूछी जाएगी तो आपको ये एप्लीकेशन बतानी होगी। हमने ये सीखा कि पीवी वर्क क्या होता है और किस तरह से हम इसको किसी पिस्टन पर सोच सकते हैं। अगर आपसे मैं एक बिल्कुल ग्राफ बनाने वाला सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर if volume is expanded, कोई एक प्रोसेस ए से बी में हुआ है, ध्यान देना मेरी बात को, वॉल्यूम कम था ए का, बी का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मतलब आइसो बारिक प्रोसेस है। क्वेश्चन मैं आपको कैसे दूंगा इसको? राइट ग्राफ
when we expand a gas from A to B under isobaric conditions, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो बहुत सीधी सी बात है, आप क्या करोगे भाई, ए से बी तो बनाना है, ए था, प्रेशर मुझे कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, इसे तो चेंज करना नहीं है। वॉल्यूम मुझे इंक्रीज करते जाना है रेगुलर, ए से बी। ये है प्रोसेस। ए स्टेट क्या है, ए स्टेट में प्रेशर है पी, ये वाला, एंड वॉल्यूम है वी ए, कम है ना वॉल्यूम। जब ये प्रोसेस चल पड़ा, बी तक पहुंच गया ये सिस्टम, प्रोसेस होने के बाद बी में वॉल्यूम हो गया वी बी, प्रेशर पी ही रहा, ऐसा कुछ। तो मैं अगर इस पूरे ग्राफ का आपको एरिया निकालने को बोलता हूं, तो आप बोलोगे ये P एंड VB माइनस VA, VB माइनस VA मल्टीप्लाइड बाय P इज इक्वल टू, ये क्या है, यही तो वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अगर मैं इस ग्राफ में, इस वाले में, बाकियों की बात नहीं हो रही है, बाकियों की बात बाकी में देखेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो पीवी वर्क होता है, वो पीवी वर्क या पी डेल्टा वी वर्क के बराबर होता है। अब यहां मेरे पास प्रेशर कितना है, ये प्रेशर है, चेंज तो नहीं हुआ प्रेशर, यहां भी वही प्रेशर है, यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी, यहां भी। वॉल्यूम कितना है, ये चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्या है, इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया ही वर्क है। अब मैं इसको एक सिस्टम में समझता हूं, इसी सारे ग्राफ को मैं एक सिस्टम में लेकर के आपको समझाता हूं। मेरे पास एक सिंपल मूवेबल पिस्टन वाला एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम वी ए है। वी ए वॉल्यूम था। अब मैंने इसको प्रोसेस किया, कैसे, एक्सपेंशन कर दिया। और ये एक्सपेंशन किया आइसोथर्मल, बल्कि आइसोथर्मल की जगह लिखना चाहिए आइसोबारिक। प्रेशर मैंने फिक्स रखा और इसके पिस्टन को अपवर्ड कर दिया। जो प्रेशर यहां था अभी भी वही प्रेशर है, वॉल्यूम वी ए था, यहां यहां वी बी हो गया। क्या बोला जाएगा, सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पर। भाई कुछ अंदर हलचल हुई होगी, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तो ये सेम प्रेशर रखते हुए, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए हमने इसे एक्सपेंड करा दिया। ओपन सिस्टम में हो सकता है ऐसा।
ऐसे केस में जो हमारा वर्क है वो इस ग्राफ के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V है। P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V इक्वल आ जाएगा वर्क के डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये ओवरऑल रिलेशन। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। किसी को अगर डिस्कस करना है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो इस बात को। वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। हमने कंडीशन अभी फिलहाल सिर्फ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आइडियल रखी। कोई आइडियल गैस मतलब उसमें इंटरेक्शन मॉलिक्यूल में जीरो होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, वो सारी बात PV इक्वल टू nRT फॉलो करते हुए कंप्रेस कर रहे हैं। और हम किसी एक सिलेंडर को, जो बात मैंने समझाई अभी वही, ये एक सिलेंडर है बिल्कुल, देखो वही सिरिंज जैसा है जैसा मैं आपको समझाता हूँ। इस पर मैंने P एक्सटर्नल लगाया तो ये कंप्रेस कर जाएगा, दब जाएगा। ये दब गया, ये इस लेंथ से दबा, इतनी लेंथ यहां से लेकर और यहां तक ये दब गया, इतनी लेंथ आ गई इसकी। प्रेशर एक जैसा रखा, जब शुरुआत की थी जितना प्रेशर अब था लास्ट तक यहां तक प्रेशर उतना ही रखा। इसको हमने नाम दिया P एक्सटर्नल। अब जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम चेंज किया है, ये जो भी आपको बात समझाई थी ये वही है इनफैक्ट, कि आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन में ऐसा कुछ आएगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट। ये वॉल्यूम यहां था, सप्रेस कर दिया मैंने इसे। अब जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें और इसमें फर्क है। पहले यहां पर वॉल्यूम ज्यादा था, ये इनिशियल वॉल्यूम है, कंप्रेस कर दिया तो ये V फाइनल आ गया मेरे पास। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है अब इस केस में, मींस वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। पॉजिटिव रहेगा अभी, तो मैं क्या करूंगा, P एक्सटर्नल में क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट मींस ये एरिया इक्वल हो जाएगा P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V के। ये एरिया ही वर्क के बराबर आना चाहिए। वर्क विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। इस ग्राफ को इस पिस्टन के साथ सोच करके करना है, तभी दिमाग में चीजें क्लियर रहेंगी। इसे अच्छी तरह से ग्राफ को इस पिस्टन के साथ, जैसे जैसे ये पिस्टन कंप्रेस करते चले जा रहे हो, कंप्रेस किया और किया और किया, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कंडीशन बस यहां देखनी है, ध्यान रहे बॉयल्स लॉ नहीं चल रहा है। बॉयल्स लॉ में क्या चलता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। हमने शुरू से बस जैसे यहां सडनली प्रेशर अप्लाई कर दिया, सडनली प्रेशर अप्लाई कर दिया मींस हम यहां से चेक कर रहे हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई कर चुके वहां से यहां तक प्रेशर एक ही रहा, सेम रहा। वरना वहां तो क्या होता है, ये प्रेशर एक साथ थोड़े ही आता है। जो बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ में तो प्रेशर ऐसे चलता है, प्रेशर जैसे जैसे कम होता रहेगा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा।
ऐसे कर्व आता है ना, एक लाइन कर्ड लाइन आती है ये, जबकि आइसोबारिक प्रोसेस। बॉयल्स लॉ की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे। एक्सटर्नल यहां पर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो सडनली अप्लाई किया, और जितना शुरू में हमने कंसीडर किया उतना ही बाद में कंसीडर किया। बाद में जब यहां रोक देंगे, इसके बाद इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, वो एक अलग बात है। यहां तक हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ये डिस्कस किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टीज, ये तो एक पीवी वर्क मैंने डिस्कस किया। थोड़ा सा जो हम पहले पढ़ चुके थे, सिस्टम की प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, इसको मैं शॉर्ट में कुछ एडिशनल बातें बताते हुए रिपीट कर रहा हूं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं नेचर पर डिपेंड करती है, मास पर नहीं करती है। एक्सटेंसिव मास पर डिपेंड करती है, दैट मीन्स क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी डिपेंडेंट, नेचर डिपेंडेंट। एग्जाम्पल्स ही काम के हैं सबसे ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट जैसे है, एक ड्रॉप का भी बॉइलिंग पॉइंट, 1 लीटर का भी बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ग्लिसरॉल का अलग होगा, इथेनॉल का अलग होगा। तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है, कंपाउंड के नेचर पर, क्वांटिटी पर नहीं कर रहा है। एक ड्रॉप इथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट वही होगा तो 1 लीटर इथेनॉल का होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक आ गया हमारा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। मास तो बढ़ जाएगा, अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 ग्राम का भी अगर मैं ब्लॉक लेकर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, टेम्परेचर सेम रहेंगे। एरिया की बात करते हो, अगर एरिया की बात करते हो तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो एरिया तो बढ़ेगा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, नेचर पर डिपेंड करेगा किसी कंपाउंड के, ना कि क्वांटिटी पर। वर्क तो एक्सटेंसिव है, कम ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी इंटेंसिव रहेगी एंड हीट कैपेसिटी रहेगी एक्सटेंसिव। ज्यादा अमाउंट लेंगे भाई हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी। 1 किलोग्राम कम हीट ले पाएगा, 10 किलोग्राम ज्यादा हीट ले पाएगा, है आयरन ही। ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। हीट कैपेसिटी 10 किलोग्राम की ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर है तो बात अलग। तो फिर हम इंटेंसिव बोलेंगे, क्योंकि हम उसमें किलोग्राम पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आ गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एनर्जी तो एक्सटेंसिव इसलिए होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी या एनर्जी बढ़ जाएगी किसी मटेरियल की जब उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर तो कोई भी चीज आ जाती है, वो तो इंटेंसिव ही रहता है। पर मोल ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आप पढ़ोगे जाकर के +2 में कि क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये डिपेंड नहीं करता है मास पर। जब प्रॉपर्टी ये पढ़ोगे तो क्लियर होगा, अभी तो समझ नहीं लगेगा ये। जैसे whenever an extensive property is quantified
मतलब पर मोल कर दिया, जैसे मैंने पर किलोग्राम कर दिया, तो वो इंटेंसिव बन जाती है। ये बात हम पहले भी डिस्कस करते हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी, ये इंटेंसिव हो जाएगा, जबकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ये है, जब हम किसी प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूं एरिया, एरिया ऑफ क्लोरीन एटम, सरफेस एरिया ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का तो फिक्स रहेगा सरफेस एरिया, लेकिन एरिया जस्ट एरिया, किसी का भी एरिया, ये तो एक्सटेंसिव है, मास पर डिपेंड करेगा। क्वांटिफाई अगर कर दिया तब ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाती है। मास ओवर वॉल्यूम, मास तो होता है हमारा एक्सटेंसिव, लेकिन मास ओवर वॉल्यूम अगर हम कर देते हैं तो वो डेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिव बन जाती है। मास क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव का रेशो इंटेंसिव रहेगा। फोर्स है एरिया, प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिव रहेगा। क्या कंक्लूड किया हमने? रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो बातें पता चल गई। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्वांटिफाई कर दो तो, या दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो ले लो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। यही आपके क्लास 11 में काम आने वाली बात है। अगर हमें डिफरेंस करना है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस को आप बोलते हो कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते होते और जिसमें हम हीट चेंज नहीं कर रहे होते, ना तो बाहर से हीट देते हैं सिस्टम को और ना हीट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कुछ डिफरेंसेस अगर करने हैं तो पहले वाला, जस्ट अगर डायग्राम सोचा जाए इसका, टेम्परेचर मेजरमेंट करने पर जीरो चेंज आएगा। आप भले ही इसे हीट भी कर रहे हो लेकिन चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। भले ही मींस ये हीट अंदर पहुंच ही नहीं पा रही होगी, अगर पहुंच भी रही है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, वो एब्जॉर्ब हो गई कहीं, उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने हीट दी, वो हीट कहीं किसी केमिकल रिएक्शन को कराने में इस्तेमाल हो गई, नेट मिला करके टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोल रहे होते। एक तो ये बात हो गई। फर्दर, इंटरनल एनर्जी चेंज, भाई जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो डेल्टा यू जीरो आएगा, डेल्टा यू और डेल्टा ई। टेम्परेचर जब चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज, भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल के मोशन, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा तेजी से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, घूमते हैं, मूव करते हैं, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। आइडियल गैस के लिए ये बात हमने तय की थी पहले।
मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नॉट थर्मली आइसोलेटेड। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0, ये थर्मली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर 0 है। मतलब एडियाबेटिक की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये इस डायग्राम के लिए लिखी गई है लाइन, थर्मली आइसोलेटेड नहीं है। मींस हीट अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, हीट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर भी चेंज इन टेम्परेचर 0 रहा तब आइसोथर्मल रहेगा। हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, भाई इसे जो भी हीट आपने दी या इसने बाहर दी, टेम्परेचर चेंज का तो कारण नहीं हुआ। जब डेल्टा यू अगर 0 हो गई, अगर हीट ट्रांसफर हुई भी, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो गई। तो हम क्या चेंज मानेंगे? हीट ट्रांसफर यहां 0 काउंट करेंगे इस केस में। अगर हीट ट्रांसफर हम 0 काउंट कर रहे हैं, यानी Q 0 काउंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी डेल्टा ई में या डेल्टा यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, 0 आएगा। इसीलिए डेल्टा यू 0 आ रहा है, पहले लिख चुके हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है? डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, इन और आउट कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा? यहां पर डेल्टा ई जो आएगा वो तो आएगा 0। Q जो हमने बाहर से दी, ये थोड़ी सी जल्दी से बात गले नहीं उतरती है। दे तो दी, लेकिन इसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। हीट हमने दे तो दी, लेकिन इसने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। लेकिन वो गई कहां क्यों? फिर वो कहीं कंज्यूम हो गई होगी, किसमें? केमिकल रिएक्शन को कैरी करने में। ए से बी मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है अंदर कहीं, इसके अंदर कहीं कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी, जो हीट आपने दी वो हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया बाहर से तो, लेकिन हीट ले ही ली। इंटरनल एनर्जी चेंज 0 रहेगा, दैट मींस डेल्टा ई 0 रहेगा, ये 0 Q प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस इस केस में Q इज इक्वल टू माइनस W, जब ये इधर होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस W के बराबर आ जाएगा। दैट मींस जितना हीट हम उसे दे रहे हैं उतना ही वो वर्क कर लेगा सिस्टम सराउंडिंग पर। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। जितनी भी हीट हमने दी उसने इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाई, उसने वर्क डन कर दिया। ये एक बात आप समझ सकते हो। अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, इंसुलेटेड फ्लास्क रखना चाहिए आपको। मींस चारों तरफ एक लेयर है जो हीट को अंदर नहीं आने देती है। चाहे हीट आप इसे कर भी रहे हो, हीट को ये अंदर नहीं आने देगी। नो हीट इनसाइड, नो हीट आउटसाइड। अब हम क्या बोल सकते हैं यहां? इस केस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा कम हो सकता है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो आइसोथर्मल की बात थी, टेम्परेचर 0।
कहां से आएगा टेम्परेचर? इंटरनली, कहीं अंदर से ही केमिकल रिएक्शन हुआ, वहीं से इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई और वो काइनेटिक एनर्जी ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन बाहर से हीट नहीं मिली, बाहर से हीट नहीं मिली और ना ही हीट सिस्टम के बाहर गई, यानी Q इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा U भी 0 होना चाहिए। नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज किया जा सकता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। देखो इस तरह सोचो, यहां पर कोई एक अंदर से केमिकल रिएक्शन होकर ए से बी बन गया, सपोज करते हैं, बी से सी बन गया, कुछ भी, कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, लेकिन बाहर से हीट लिए बिना, क्यू चेंज किए बिना। तो डेल्टा क्यू यहां होना चाहिए, हीट चेंज होना चाहिए 0। थर्मली आइसोलेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्यू यहां पर आ जाएगा 0। इस केस में मैं अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूं तो डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या है, Q प्लस W। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू W आना चाहिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई? जितना इस सिस्टम पर वर्क हुआ है उसके बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितना इस सिस्टम पर वर्क हुआ उसके बराबर आ जाएगी। ये ओवरऑल हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा। तो इसमें अंतर देख लो आप एक बार, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट अंतर है, ये डिस्कस कर लो। कोई अगर समझ नहीं आया कुछ, फिर इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पर आ जाता हूं। अगर हम फर्दर डिफरेंस की बात करते हैं, आइसोथर्मल and adiabatic process, in this process expansion takes place with absorption of heat from the surrounding। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है ये सामने जो दिया है, जैसे कि यहां पर एक ये सिस्टम है, हमने इसको हीट सप्लाई किया, इस हीट ने सारा का सारा अपना एनर्जी इस्तेमाल कर लिया वर्क करवाने के लिए। एनर्जी नहीं बढ़ी, उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर पे कोई काम नहीं किया। ये मतलब है इस बात के कहने का, इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। जब हीट दोगे तो ये एक्सपेंड करेगा। थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी बढ़ा सकता था, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाया इसने। सारा का सारा कुछ ऐसा हुआ, सारी की सारी हीट ने वर्क कर दिया। तभी तो मैंने Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा था। प्लस Q मतलब जो हीट दी सिस्टम को, माइनस डब्ल्यू जो सिस्टम ने वर्क किया ऑन सराउंडिंग। ये मीनिंग है इस बात का। जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब बाहर से तो हीट दी नहीं भाई, यहां से बाहर से तो हीट दी नहीं। एडियाबेटिक है तो दे ही नहीं सकते हीट, क्यू तो 0 है। डेल्टा क्यू चेंज इन हीट कंटेंट तो 0 होगा। अब ये अपने अंदर से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपनी एनर्जी कम करके वो यहां से टेम्परेचर डाउन करके अपना एक्सपेंशन कर देंगे। एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिप कर जाएगा। एनर्जी कहां से ले ली? अंदर से ही एनर्जी ले ली, जो अंदर से एनर्जी इकट्ठी करके वर्क कराने के लिए दे दी। वो जो वर्क कराने के लिए एनर्जी दी उसके कारण टेम्परेचर डाउन हो गया और ये एक्सपैंड कर गया। इन दिस प्रोसेस
expansion takes place with decrease in temperature of system. दूसरे केस में हम क्या सोच सकते हैं, इन दिस प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट. रिवर्स अगर हम कर दें, मान लो ये तो एक्सपेंशन था, हमने रिवर्स किया, वॉल्यूम सडनली इसका कम कर दिया. वॉल्यूम जब हम इसका कम कर देंगे तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर तो चेंज करना नहीं है, मींस एनर्जी तो चेंज करनी नहीं है. वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इसकी एनर्जी तो बढ़ गई. फिर वो एनर्जी क्यू की फॉर्म में हमें हटानी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर सेम रहे. तो ये हो जाएगा isothermal process. Further, in this process, contraction takes place with increase in temperature. अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं. मतलब एक मेरे पास मूवेबल पिस्टन है, उसको मैं प्रेस करता हूं, प्रेस करने पर ये डाउनवर्ड होता है. वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी. बढ़ेगी तो हीट बाहर निकाल सकते नहीं है हम, वो एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी. In this process, contraction takes place with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने में ये काम आए. ठीक हो गई बात. ये मेजर डिफरेंसेस थे एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस में. लगभग 4-5 डिफरेंस ये हो गए. ये डिफरेंसेस आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाने चाहिए ये क्लास करने के बाद. एक और होता है प्रोसेस जिसको हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. बहुत ही जो स्लो प्रोसेस काउंट होते हैं उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं. और जो प्रोसेस भाई रिवर्सिबल, वैसे भी आप जानते हो ए से बी बन रहा है, बी से वापस ए बन रहा है, अब ये धीरे धीरे आगे खिसकता जा रहा है. चेंज तो हो रहा है ये एक दूसरे में, लेकिन प्रोसेस हो रहा है ए से बी बनना तो है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद बनना है. ए से बी का कन्वर्जन का रेट बहुत कम है, स्लो है रिएक्शन. इरिवर्सिबल में सडन हो जाता है, एक्स से वाई बस एक ही डायरेक्शन में होता है, सडनली बन जाता है. इसके अंतर क्या है दोनों के, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है इसका समझाने के लिए. ये एक कार है, इसको आप ऊपर की तरफ को धकेल रहे हो, ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हो. तो अगर बिल्कुल रोक रखी है आपने यहां, तो ये बैक भी आ सकती है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो फॉरवर्ड आ जाएगी. रिवर्सिबिलिटी है यहां, थोड़ी सी फोर्स आपने लगाई तो ये ऊपर चल जाएगी. अगर कार ने फोर्स बैकवर्ड लगा दी थोड़ी सी तो ये डाउनवर्ड आ जाएगी. रिवर्सिबल रहेगा प्रोसेस. बराबर बराबर की फोर्सेस हैं, इधर लगने वाली फोर्स इधर लगने वाली फोर्स लगभग बराबर है. ये रिवर्सिबल चेंज है. अगर सडनली ये बंदा यहां से हट जाए तो कार बड़ी तेजी से आ जाएगी, अब ये रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर ऊपर जाने का तो चांस खत्म हो गया ना, अब रिवर्सिबल हो जाएगा. या ये बंदा यहां से लाकर इसको यहां से छोड़ दे हिल से, क्या होगा, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस. इसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिवर्सिबल एंड ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट. बहुत बहुत छोटे अंतर से ये ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स
नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। भाई आप इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसे पुश कर रहा है तो थोड़ा सा खिसका लेगा, फिर जब कदम वो दूसरा उठाएगा तो थोड़ी सी कार पीछे खिसक जाएगी, फिर थोड़ा खिसका देगा, फिर कदम उठेगा, थोड़ी पीछे खिसक जाएगी। रिवर्सिबिलिटी भी है और आगे भी बढ़ रहा है। ये जो वर्ड है इनफाइनाइटली स्मॉल, लगभग जीरो के बराबर। ये एक्चुअल एग्जाम्पल भी नहीं है रिवर्सिबल का। जो रिवर्सिबल हम सोचना चाहते हैं उसका एक्चुअल एग्जाम्पल भी नहीं है, उसके आसपास एग्जाम्पल है ये। हम ऐसे सोच सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को जो बहुत ही धीरे होने वाले प्रोसेसेस हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल तो अमाउंट बहुत कम होता है, जीरो के बिल्कुल पास, यानी 10⁻⁻10 है सपोज करते हैं, बिल्कुल जीरो के आसपास है। इतना कम अंतर होगा जिसे हम देख नहीं पाएंगे। मान लो अगर इतनी स्पीड से ये चल रहा है, इतने मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो फिर तो ये एक साल में हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर ही खिसक पाए। हम देख ही नहीं पाएंगे, उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस हम इमेजिन करके चलते हैं। इसके अलावा टेकिंग ऑन वैल्यूज आर्बिट्रेरली वेरी क्लोज टू बट ग्रेटर देन जीरो। क्या मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल का? बहुत कम, जीरो के नजदीक, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। तभी तो फॉरवर्ड मूव करेगा, जीरो से कम हो जाएगा तो बैकवर्ड हो जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन कभी भी किसी भी स्टेप में रिवर्स हो सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की एक क्वालिटी क्या है? जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा था, एक स्टेप ही आगे बढ़ाता है, थोड़ी सी आगे कार हो जाती है, जब दूसरा कदम उठाते हैं तो थोड़ी सी पीछे भी खिसक सकती है। हम चाहें तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन नेट मिला के फॉरवर्ड ही हो रहा, कुल मिला करके प्लस माइनस करके, लेकिन रिवर्स किया जा सकता है किसी भी स्टेप में। नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं ये प्रोसेस, खुद से नहीं होंगे, कराने पड़ेंगे ये। अब ये कार खुद से थोड़ी ना, अगर मैं स्टार्ट नहीं करता, फोर्स नहीं लगाता इसको, खुद से थोड़ी चल जाएगी ऊपर। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ना होने वाले प्रोसेस। जो प्रोसेस खुद हो जाते हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। बहुत बहुत स्लो प्रोसेस, स्लो नहीं, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस होंगे। इक्विलिब्रियम एट एवरी स्मॉल स्टेप। इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, हर एक में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। हर स्टेप पर, हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए। वर्क मैक्सिमम होगा, ज्यादा काम करना पड़े। ये रिवर्सिबल की प्रॉपर्टीज हैं, रिवर्सिबल डायरेक्शन की। इमेजिनरी है डेफिनेटली। इनफाइनाइटली स्मॉल मैंने अभी बताया आपको। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या है? जीरो के नजदीक। मतलब एक कार अगर इनफाइनाइटली स्मॉल ये हिल पे चढ़ा रहा है, हिल पर, तो फिर क्या होना चाहिए? ये तो एक पूरे साल में 1 सेंटीमीटर भी शायद ना चढ़ा पाए। तो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं हम इन्हें। स्लो का मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी आगे वाला स्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये कार को छोड़ देता है, सीधी जाएगी ये कार। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कार खुद से रुक के स्टार्ट नहीं है अगर, तब की बात हो रही है। खुद से रुक के बैक तो होगी नहीं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस होगा, एक्चुअल प्रोसेस होगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, सारे पॉइंट इसके अपोजिट रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लार्ज। बैकवर्ड तो नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, सारी की सारी फोर्स फॉरवर्ड है, ना के बराबर होगी बैकवर्ड। डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, रिवर्स नहीं होगी किसी भी फेज में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा।
खुद चलेगा ये प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस होगा, तेज होगा, स्लो नहीं होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जब ये रुक जाएगी तब इक्विलिब्रियम आएगा। जब तक चल रही है तब तक तो फास्ट चलेगी। मैक्सिमम वर्क कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हम इसमें मैक्सिमम ऑब्टेन नहीं कर सकते वर्क। नेचुरल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल नहीं है। ये तो हमने इमेजिन कर रखा है। ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक ये डिफरेंस मैंने आपको बताया, 3 डिफरेंसेस कर लिए। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस, दूसरा मैंने आपको बताया आइसोथर्मल एडियाबेटिक में, तीसरा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। एक और मैंने पहले बता दिया था डिफरेंस स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में। 4 डिफरेंस ये आपके लिए काम के हैं। 4 डिफरेंस कौन कौन से? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, एंड इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इतना काम ये आज हमें करना था। आज की क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा। किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से उसे पूछ सकते हो।